जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था एकीकरण का, यूरोप के एकीकरण का, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया एंड अमेरिका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं या जिस विश्व में आज हम रह रहे हैं वह विश्व आज कई आधारों पर डिवाइडेड है। आर्थिक आधार देख लें, सैनिक आधार देख लें, वैज्ञानिक आधार देख लें या संसाधनों के आधार पर देख लें, इन सभी आधारों पर उसका अलग अलग कारणों से वर्गीकरण किया गया है। हम खुद भी जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ 3 जेंडर हैं, मेल, फीमेल और जो ट्रांसजेंडर, और तीसरा जो वर्ग आता है वो। हम सामाजिक स्तर पर भी 3 वर्गों में रह रहे हैं। आर्थिक स्तर हमारे यहाँ 4 वर्ण रहते थे, अभी भी 4 वर्ण हैं। 3 वर्ग आर्थिक स्तर पर हमने कर रखे हैं। कौन कौन से हैं आपको पता ही है? अमीर, गरीब और एक बीच में और आता है मध्यम वर्ग। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ होंगी और इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ होंगी, ठीक है। लेकिन हम जिस तीसरी दुनिया की बात कर रहे हैं वह शब्द अभी से ही प्रचलन में नहीं है। यह शब्द जो है तीसरी दुनिया, जो शब्द है अपने आप में, ये जो शब्द है ये शीत युद्ध के दौरान ही इसका उदय हुआ था, या मतलब उस समय भी ये प्रचलित था और वहाँ से लेकर आज जिस स्तर तक आया है तो उसमें बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि शीत युद्ध के समय 2 वर्ग थे, अब यहाँ कहने को तो 2 वर्ग है लेकिन ये एक ही श्रेणी में रखे जाएंगे, अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरे थे इन पर निर्भर, और तीसरे थे जो इन पर निर्भर नहीं थे। निर्भरता किस आधार पर? इस आधार पर, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग डिपेंडेंट और तीसरा वर्ग है जो इन पर निर्भर नहीं है। तो ऐसा जो तीसरी कैटेगरी के लोगों की जो दुनिया है, तीसरी दुनिया कहते हैं या 3 दुनियाएं भी कहते हैं। ये 3 दुनियाएं चल रही थी उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से लेकर अभी भी वर्तमान में भी है। तो हम बात करें किसकी? तीसरी दुनिया की। तीसरी दुनिया आप एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जो आज़ाद हुए हैं, आज़ाद होने के बाद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, कंटिन्यूसली वो ट्राइंग कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेटिंग ए सूटेबल कंडीशन, सूटेबल पॉलिटिकल कंडीशन इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्तमान समय में जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलता हुआ जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम भी कुछ कर पाएँ। तो आज बेशक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे के बाद की जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं तीसरी दुनिया के देशों की, तो वे तटस्थ राष्ट्र जो किसी भी विचारधारा पर पूर्णतः निर्भर नहीं करते हैं, और ऐसे राष्ट्र जो कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं और कच्चे माल के उत्पादन के बाद वह उसे निर्यात करते हैं, और निर्यात करने के बाद वह उन महंगी वस्तुओं को या उस उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के मार्केट बने हुए हैं। ऐसे राष्ट्रों को हम किस में रख रहे हैं? तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में, ठीक है। तो तीसरी दुनिया जो शब्द है वो सबसे पहले अल्फ्रेड सोवी ने दिया। अल्फ्रेड सोवी कब दिया? 1952, ठीक है। इनके अनुसार जो तीसरी दुनिया जो शब्द है वह किन राष्ट्रों का है? वह ऐसे अज्ञात और शोषित राष्ट्रों का समूह है, शोषित राष्ट्रों का समूह है, या इस तीसरी दुनिया शब्द से जो मतलब है वह है राष्ट्रों का समूह है जो क्या करना चाहता है? लंबे शोषण के बाद भी समूह है जो तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखे जाते हैं,
और जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, और जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कर दिखाना चाहते हैं, यानी ऐसे राष्ट्रों का समूह या ऐसे राष्ट्र। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे राष्ट्र। अब आप देखिए सीधी सी परिभाषा है और सीधा सा लिखा हुआ है, तो हमें इसको कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं करना। अज्ञात का मतलब जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, या कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं, अस्तित्व है उन राष्ट्रों का भी, लेकिन उनके होने या नहीं होने का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ऐसे अज्ञात राष्ट्र, शोषित, यानी उनका शोषण किया जाता है किनके द्वारा? अगर हम कह दें विकसित राष्ट्रों के द्वारा, दूसरे शब्दों में हम कहते हैं महाशक्ति राष्ट्रों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे अज्ञात और शोषित राष्ट्र जिन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वे राष्ट्र कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कर दिखा चाहते हैं, यानी वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना योगदान दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी एक राष्ट्र के समान योग्यता या क्षमता या विशेषता हम भी रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कर दिखाने की तमन्ना से ये साबित नहीं हो जाता है कि आप कुछ कर ही सकेंगे जब तक आप वास्तव में कोई काम नहीं करते हैं। तो अभी तक तो यही व्यवस्था चल रही है कि वे राष्ट्र अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आप देखें, पहली विशेषता को देखें ध्यान से। अब दूसरी जो मैं लिखने वाला हूँ आप समझते चलें, माओ त्से तुंग, माओ तुंग और उनके अनुयायी। अब इसमें एक वर्ग तो है अमेरिका, उस समय की बात है तो उसकी बात करेंगे, यूएसएसआर, ठीक है, पहला वर्ग, ठीक है। दूसरा वर्ग आ रहा है किसका? सैनिक गठबंधन करने वाले राष्ट्र, सैनिक गठबंधन करने वाले राष्ट्र, यानी जो सैनिक उद्देश्यों के लिए इन राष्ट्रों पर निर्भर करते हैं वे राष्ट्र। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से दोनों के लिए कह रहा है, दोनों पर जो भी निर्भर कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्र जो अमेरिका और यूएसएसआर दोनों पर निर्भर करते हैं सैनिक सहायता के लिए, ऐसे राष्ट्रों को क्या कहा जाएगा हमारे दृष्टिकोण में? दूसरा। अब जो शेष बच गए, अब जितने भी राष्ट्र संपूर्ण विश्व में जो शेष बच गए वे सभी राष्ट्र किस में आएंगे? तीसरी श्रेणी में, जो कैसी है? कच्चे माल का उत्पादन करती है, तीसरी दुनिया, कच्चे माल का उत्पादन करता राष्ट्र, कच्चे माल का उत्पादन करता राष्ट्र, या बड़े उपनिवेश राष्ट्र, या औद्योगिकीकरण से दूर, औद्योगिकीकरण यानी जहाँ भी टेक्नोलॉजी पहुँची से बहुत दूर, ऐसे राष्ट्र। अब देखो इसके शॉर्ट में, अब हम इसको या तो तीसरी दुनिया कह दें या तीन दुनिया कह दें। माओ त्से तुंग तो क्या कहा? ये तो तीसरी दुनिया की परिभाषा ये देकर बताई इन्होंने, लेकिन माओ त्से तुंग क्या कह रहे हैं? एक दुनिया कौन सी है? ये दोनों शामिल हैं, ठीक है। दूसरी दुनिया जो इन पर डिपेंड करते हैं, ये निर्भर करते हैं, ठीक है। और तीसरी दुनिया आप समझ गए, इनके अलावा जितने भी राष्ट्र बच गए हैं वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तीसरी श्रेणी के अंतर्गत। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी एक कॉमन बात आएगी हमारे लिए। आप देखो हमारे लिए कॉमन क्या आएगी? कहाँ है ये? सभी परिभाषाओं में यही निकल के आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अफ्रीका,
एशिया और लैटिन अमेरिकन राष्ट्र जो है, लैटिन अमेरिकन राष्ट्र। ठीक है, ये इस तरह के राष्ट्र। अब ये आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम अभी चालू नहीं है, ठीक है, सैनिक गठबंधन पर आधारित है, लेकिन आज इसकी परिभाषा हम देखें तो बदल चुकी है। आज इसको कर दिया गया है विकासशील, एक श्रेणी में विकासशील है, एक श्रेणी में विकसित राष्ट्र, ठीक है, एक श्रेणी में पिछड़े राष्ट्र। ये कुछ वैसा ही है, कुछ आरक्षित हैं, कुछ क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो क्रीमी लेयर वालों का थोड़ा विकास तो हो गया है, लेकिन वो विकसित जितने विकसित नहीं हुए। तो इस तरह की जो कैटेगरी की जा रही है, आप ध्यान से देख लें, माओ त्से-तुंग और उनके अनुयायियों ने 3 दुनियाएं बताई हैं। तीसरी दुनिया शब्द नहीं कह रहा है ये, इसने कहा है 3 दुनिया। और वो 3 दुनिया कौन कौन सी हैं? ये तीनों, ठीक है। 3 दुनिया शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? माओ त्से-तुंग, ठीक है। आगे देखें आप, तो यहाँ के जो राष्ट्र हैं वो किस में आते हैं? नवोदित राष्ट्रों में। अब इसको बहुत सारी बातें कई तरह से कही जा सकती हैं। नवोदित राष्ट्र जो किसके शिकार रहे? उपनिवेशवाद के, उपनिवेशवाद के शिकार रहे। ठीक है, ऐसे राष्ट्रों के ग्रुप को क्या नाम दिया इन्होंने? तीसरी दुनिया के राष्ट्र, ठीक है। तो ये आप जितने शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ या जितनी तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ पर एक तो कॉमन बात आएगी, कौन से राष्ट्र? ये राष्ट्र। तीसरे राष्ट्र कौन से? विकासशील है, ये सब यही बात करें। चौथी बात कौन सी? कि वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हुआ। पांचवी बात कौन सी आएगी? कि वे वर्तमान में कुछ करना चाहते हैं, यानी वो यूनाइटेड होना चाहते हैं, और यूनाइटेड होकर इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो वांछित हैं, जो उन्हें चाहिए, वे सभी परिवर्तन लाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो प्रयास करेंगे। तो ऐसे, यानी कहने का मतलब, कुछ तो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रूव कर दिया है। जैसे हम बड़े बड़े महाशक्तियों की बजाय किसी खिलाड़ी को ले लें, सचिन वगैरह, इनको तो इन्होंने प्रूव कर चुके हैं। अब इन्हें कुछ नया प्रूव नहीं करना है, या तो इसे मेंटेन रखेंगे या फिर अब ये थोड़ा पतन शुरू हो जाएगा इनका। वहीं दूसरी कोई नया प्लेयर आएगा, वो नया प्लेयर आएगा तो उसके मन में एक उत्कंठा होगी कि मैं भी कुछ परफॉर्म करूं, मैं सचिन जैसा या सचिन से बेहतर या उससे भी बेहतर करने का प्रयास करूं। तो ऐसे जो नवोदित राष्ट्र हैं, नए जो ऐसे हम नए प्लेयर के साथ किसकी तुलना कर सकते हैं? नए राष्ट्रों की। तो वो जो नए राष्ट्र जो फ्री हुए हैं अभी उपनिवेशवाद से जो फ्री हुए हैं, उसके बाद उनके मन में ये धारणा है कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने राष्ट्र को क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह की ये धारणाएं हैं। अब यहाँ पर इसने ये शब्द प्रयोग कर लिया, ठीक है, इसने ये कैटेगरी दिखा दी। तो ये तो वर्तमान की बात हो सकती है, और ये पुराने समय से जुड़े हुए हैं। शोषित थे, आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन आज शोषण उतना या उस रूप में नहीं हो रहा है जिस रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां क्या हैं? आज नहीं है। लेकिन आज इनकी कैटेगरी आज भी वैसी, आज जरूर इनको विकासशील राष्ट्र कह सकते हैं, जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। तो उस समय तो ये चलता था, इस आधार पर सेकंड दुनिया कहा उनको। लेकिन आज इस तरह का कोई सैनिक डिवाइडेशन नहीं है। हालांकि नाटो उपस्थित है, लेकिन नाटो के उपस्थित होने का ये कहीं भी ये काम नहीं है कि नाटो की उपस्थिति है तो वह किसी तरह का कोई दबाव बना सकता है। उस समय ये दबाव था और ये एक पहचान थी कमज़ोर राष्ट्रों की, कि जो राष्ट्र कमज़ोर थे उन राष्ट्रों को ही इसी श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, अब आगे एक और कैटेगरी आएगी, इसको देखो आप।
आगे चलें और देखें आप ध्यान से। एक अल्जीरियाई लेखक हैं फ्रैंट्रेस फैनन, ठीक है। इन्होंने 1961 में ही थर्ड वर्ल्ड शब्द दिया, या प्रचलन में ज़्यादा इनकी वजह से आया, ठीक है। इनकी जो बुक थी उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में। इनकी बुक का नाम है ले डेमनेस डे ला टेरर। ठीक है, ये इनकी भाषा में अल्बेनियाई में। अब इसका जो ट्रांसलेशन हुआ द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ऑफ द वर्ल्ड, 1965। तो ये शब्द इनकी देन है। इन्होंने ये शब्द देकर ये कहा कि हमें तीसरी दुनिया शब्द के अंतर्गत किन राष्ट्रों को रखा इन्होंने, वो देखें आप। जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं इनके अनुसार एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वे राष्ट्र जो लंबे समय तक, देखो इनकी जो परिभाषाएं या जो इनका सेंटेंस है, लंबे समय तक शोषण और उपनिवेशवाद के शिकार रहे, उपनिवेशवाद के शिकार रहे, ठीक है, तथा जो लंबे समय तक रहे थे, तथा जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे तथा शोषण का विरोध कर रहे थे, तथा शोषण का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे, अब देखो ये कौन सी कैटेगरी बता रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड का जन्म हो गया है ना पहले से। आगे देखें आप। अब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड में किसको रखा, अमेरिका को, यानी पूंजीवादी राष्ट्र, पूंजीवादी राष्ट्र, ठीक है। अब उसमें अमेरिका के साथ कौन कौन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रखा साम्यवादी राष्ट्रों को, साम्यवादी राष्ट्र, यूएसएसआर, चीन, थोड़ा सा चीन है ना, क्योंकि चीन ने अपनी नीति में क्या किया है, परिवर्तन किया, लेकिन प्रारंभ में ये भी था। यहाँ जापान। तो ये दो कैटेगरी कर दी। अब देखो माओ त्से तुंग ने तो क्या किया था, इन दोनों राष्ट्रों को एक ही श्रेणी में रखा था, जबकि इसने क्या किया, उन दोनों राष्ट्रों को अलग अलग श्रेणी में रखते हुए उनके जो सपोर्टिव हैं या उनके जो ग्रुप में शामिल हैं या उनकी जैसी जो विशेषताएं रखते हैं उन्हें एक ग्रुप में कर दिया इन्हें, क्योंकि ये राष्ट्र कैसे हैं, ये उपनिवेशवाद का समर्थन करते रहे, ये शोषण का समर्थन करते रहे, इसलिए ये राष्ट्र एक कैटेगरी में आते हैं।
साम्राज्यवादी इनकी सोच रही है। इनकी सोच कैसे रही है? साम्राज्यवादी। ठीक है, तो इस कारण इनमें ये जो समानता है, इस समानता के आधार पर इन्हें ग्रुप वाइज कर दिया अलग अलग। किसने? फ्रैंक्स फैनन ने। और जबकि माओ से तुंग ने तो इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा था, इनके डिपेंडेंट को दूसरी कैटेगरी में रखा था, और उसके अलावा जो लोग बच गए उन्हें तीसरी कैटेगरी में रखने का काम किया था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस तरह से तो बहुत सारी परिभाषाएं निकल के आती हैं। ये 3 राइटर्स की हैं, तो आप इसको देख लें एक बार। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा कौन सी है। ठीक है, देखें अब आगे आप। तो प्रचलन में उसको लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान है? फ्रैंक्स फैनन का। ठीक है, आगे देखें आप। तो सर्वाधिक एडमायरेबल जो परिभाषा है, जो आपको भी ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, जब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो इसको ध्यान से लिखना। यानी तीसरी दुनिया में ऐसे राष्ट्र आते हैं, तीसरी दुनिया में ऐसे राष्ट्र आते हैं, अभी मत कह देना जो बिल्कुल नाकारा होते हैं, वे लोग ऐसा भी कह देते हैं इनके लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी डेवलपिंग कंडीशन में, अभी अच्छा उत्पादन कर तो अच्छा है यहाँ, लेकिन अच्छा मार्केट नहीं डेवलप कर पाते। उस कच्चे माल को उत्पाद में बदलने की जो इनकी टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी कम है या पीछे हैं या उतनी प्रभावी नहीं है। तो नाकारा नहीं कह सकते आप इनको, लेकिन ये उस कंडीशन में भी नहीं है कि ये सत्ता या विश्व की जो आर्थिक या राजनीतिक स्थितियाँ हैं उन्हें प्रभावित कर सके। ठीक है, तीसरी दुनिया में ऐसे राष्ट्र आते हैं, ऐसे राष्ट्र आते हैं जो अमेरिका की तरह पूंजीवादी भी नहीं है, जो अमेरिका की तरह पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवादी नहीं है। ठीक है, और ना ही साम्यवादी राष्ट्रों की तरह, साम्यवादी राष्ट्रों की तरह केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकृत या एकीकृत भी कह सकते हैं आप। साम्यवादी राष्ट्रों की तरह केंद्रीयकृत और एकीकृत व्यवस्था स्थापित नहीं है। ठीक है, तो आपकी समझ में आई होगी कि ये अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? व्यवस्थाओं की। यानी जैसे पूंजीवाद की तरह आर्थिक स्थिति जिन राष्ट्रों की नहीं है, या जो पूंजीवाद का समर्थन नहीं कर पाते हैं, या पूंजीवाद को पूरी तरह से अपने यहाँ एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ साम्यवादी राष्ट्रों की तरह जो अपने यहाँ एक यूनाइटेड व्यवस्था स्थापित नहीं कर पा रहे, यानी सेंट्रलाइज व्यवस्था स्थापित नहीं कर पा रहे। अब हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध अलग अलग हैं, तो यहाँ पर एक व्यवस्था नहीं है। राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे रखा है, यानी वहाँ उनको स्वायत्ता दे रखी है। लेकिन कुछ ऐसे विवाद हैं, जहाँ ऐसे विषय हैं जहाँ पर संयुक्त या एकात्मक स्थिति धारण करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ केंद्र सरकार वैसे डिसीजन ले लेती है। तो यहाँ पर सत्ता का क्या कर रखा है हमने? डिवाइडेशन कर रखा है। लेकिन साम्यवादी राष्ट्रों में संपूर्ण व्यवस्था केंद्रीकृत होती है, तो वो सेंट्रलाइज कंट्रोल भी नहीं है उन राष्ट्रों में। ठीक है, और न ही अमेरिका की तरह वो क्या नहीं है? पूंजीवादी राष्ट्र नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि वो समाजवादी राष्ट्रों में भी नहीं आते हैं या साम्यवादी राष्ट्रों में भी नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो तीसरी दुनिया की परिकल्पना हम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब नवोदित राष्ट्र, भी एक शब्द और आया था, नए राष्ट्र उदित हो रहे हैं।
नवोदित राष्ट्र कहते हैं या नव स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जा रहा था। क्योंकि उससे पहले तो आपको पता ही है, उससे पहले ये एक केंद्रीयकृत व्यवस्था ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे। हालांकि उसको समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी सभी जिम्मेदारियां या इन पर जो कंट्रोल था वो किसी एक राष्ट्र का था। ठीक है, आज़ादी से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें स्वतंत्रता मिल गई तो वो जो केंद्रीय नियंत्रण था वो हट चुका है, तो अब ये फ्री है। अब फ्री होने के कारण इनकी कैटेगरी कौन सी हो गई है? तीसरी दुनिया की। ठीक है ना, तो ये आप अपने माइंड में क्राइटेरिया रखिए कि क्या क्या परिभाषाएं, क्या क्या, जब आपके कंसेप्ट समझ में आएगा, ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप स्व विवेक से भी परिस्थितियों का आकलन कर सकेंगे कि आज वर्तमान में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की पोजीशन क्या है, या वो किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या उनकी समस्याएं हो सकती हैं, या उन्हें किस तरह से आगे बढ़ने में मदद की जा सकती है। आगे देखें, अब यहाँ पर क्या हो गया इसका मतलब, यानी वे राष्ट्र, अब ये दोनों चीज़ें जहाँ नहीं है वहाँ पर विकास नहीं हो सकता, यानी विकास में पिछड़े हुए राष्ट्र, विकास में पिछड़े, विकास के आधार पर पिछड़े राष्ट्र। ठीक है, अब ये जब अत्यधिक पिछड़ जाते हैं तो इसे चौथी दुनिया भी कहने लगे आजकल। तीसरी दुनिया यहाँ तक तो है ही, आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, या विकास के आधार पर पिछड़े हुए हैं, या तकनीक के आधार पर क्या है, पिछड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ अत्यधिक पिछड़ापन आ जाता है फिर, यानी कई लोग तो चौथी श्रेणी भी बनाने लगे, यानी दुनिया आज तीसरी दुनिया ही नहीं 4 दुनियाओं में डिवाइडेड है, अत्यधिक पिछड़े, और उन्हें चौथी दुनिया कहा जाने लगा। अब इसका उदाहरण आपके समझ में आता है। अब देखिए, रिजर्वेशन दिया, क्रीमी लेयर बना दी, तो वो कम पिछड़े से थोड़े ऊपर कैटेगरी में आ गए। EWS दे दिया तो वो आर्थिक आधार पर बहुत ज़्यादा पीछे हैं, चौथी कैटेगरी हो गई एक तरह से। ठीक है ना, उच्च वर्ण, फिर रिजर्व में फिर क्रीमी लेयर, फिर उसके बगल में एक और आ गया EWS कैटेगरी। तो इसी तरह की बात चल रही है। तो ये चौथी दुनिया का भी शब्द आजकल चलन में आ रहा है। कुछ राष्ट्र इतने ज़्यादा पिछड़ गए हैं कि वहाँ पर जैसे सूडान हो, या जो अफ्रीकी जो राष्ट्र है ना, उनकी पोजीशन विश्व के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए लगभग 33 राष्ट्र तीसरी दुनिया में काउंट होते हैं, लगभग आधे से ज़्यादा। उत्तरी अमेरिका शायद हेती राष्ट्र भी तीसरी दुनिया में आता है, हेती भी किस में आता है, तीसरी दुनिया में। और एशिया के भी 25+ राष्ट्रों को तीसरी दुनिया में रखा जाता है, मतलब जिनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। जैसे भारत तो क्या बहुत आज विश्व में 5वीं 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में रहता है। ठीक है, 5वें 6ठे स्थान से नीचे नहीं जाता है। तो भारत उन क्रीमी लेयर वालों की तरह समझ लें, उस पिछड़े राष्ट्रों में से थोड़ा सा अव्वल स्थान पर आता, लेकिन उसकी कैटेगरी ऐसा नहीं वो यहाँ चला गया, ऐसा नहीं वो यहाँ चला गया है, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट मान सकते हैं, लेकिन अभी भी वो भी तीसरी दुनिया में ही शामिल है। तीसरी दुनिया की उप कैटेगरी अगर बनाएंगे तो उसमें शामिल हो सकता है भारत, लेकिन वह पहली दुनिया में आज शामिल नहीं है। अगर माओ से तुम की तरह बात करेंगे तो वो दोनों कैटेगरियों में नहीं आएगा 1952 से लेकर अब तक। ठीक है, इस फैनन की बात करेंगे तो वो वहाँ भी उस कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे चलें, क्योंकि उसने दोनों को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया। वहाँ एक कैटेगरी में भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है। फैनन के अनुसार न वो रूसी ग्रुप में है न अमेरिकी ग्रुप में। पहले कैटेगरी में जो शोषित और शोषित राष्ट्रों का जो समूह था, शोषित तो रहे हम, हमारा शोषण होता रहा है, आर्थिक स्तर पर ज़्यादा हुआ और हम आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़ गए थे, लेकिन हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और उस ग्रो करने के कारण हम तीसरी दुनिया में थोड़ी सी अव्वल स्थान रखते हैं अगर भारत की बात की जाती है तो। ठीक है, आगे देखें आप, ये जो चौथे जो कैटेगरी बना रहे हैं अत्यधिक पिछड़े हैं, तो इसका मतलब ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी इनकी राजनीतिक या आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ये राष्ट्र कभी भी गृह युद्ध का शिकार हो सकते हैं या दिवालिया हो सकते हैं। तो ऐसे राष्ट्र तो तीसरी कैटेगरी से भी क्या हो गए, नीचे चले गए, यानी वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि वह आज अपने आप को स्थायित्व देने के लिए
प्रयास कर तो रहे हैं लेकिन वह प्रयास सफल होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये फैनन के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा जो थी वो मैंने आपको बताई है। इतना बताने का कारण क्या है कि आप जब उत्तर लिखने बैठेंगे तो आपका उत्तर कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। आपको 2-3 परिभाषा या 2-3 आधार याद रहेंगे तो आप उनका विश्लेषण कर पाएंगे, और जब आप उनका विश्लेषण करके अपने शब्दों में जब उत्तर देने बैठेंगे तो शायद आप उस एग्जामिनर को भी इम्प्रेस कर पाएंगे या उस उत्तर को भी प्रभावी बना पाएंगे। अगर उत्तर प्रभावी होगा तो लिखने वाला, देखने वाला या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो इंटरेस्ट लेगा और समझेगा कि हाँ ये बालक क्या करके आया है, तैयारी करके आया है, सीरीज नहीं पढ़ के आ गया या मुंह उठाकर नहीं आ गया मेरे पास। ठीक है, आराम से आया, मुंह धो के जेल वेल लगा लोगों के फिर आया है। ठीक है, तैयारी करके आया इसका मतलब। तो आगे चलें। तो वो केंद्रीय नियंत्रण जो है, अब देखो आगे क्या बात आएगी। जो यूएनओ है, यूएनओ ने भी कैटेगरी बना रखी है। तो यूएनओ की कैटेगरी में जो पहले नंबर पे आते हैं वो आते हैं विकसित, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, विकसित निजी अर्थव्यवस्थाएं। जिन राष्ट्रों में इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं वे राष्ट्र आएंगे पहली कैटेगरी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में आएंगी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं, जैसा कि साम्यवाद या समाजवाद में होती है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, फिर तीसरी आती है कच्चे माल के उत्पादन करने वाले, कच्चे माल के उत्पादक। या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप अपने माइंड का मेकअप करके तैयार रहा करें, क्योंकि देखिए जितना आप कैच कर पाएंगे या जितना आप अपने विचारों को विस्तार देंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, विकसित निजी अर्थव्यवस्थाएं, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो जहां पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है, या ज़्यादातर फिर जो क्षेत्र होते हैं आर्थिक क्षेत्र वह सभी के लिए खुले होते हैं, सरकार उन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं करती। तो ऐसा कहा जाता है ऐसी व्यवस्थाएं ज़्यादा आर्थिक विकास के लिए योगदान देती हैं, या वो आर्थिक रूप से यहाँ ज़्यादा प्रभावी रूप से काम कर पाती है, जैसे अमेरिका वगैरह में हैं। ठीक है, जितने भी पूंजीवादी या विकसित राष्ट्रों में ज़्यादातर में ऐसा ही है। दूसरी आती है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं, जैसा कि हमने बात की थी, साम्यवादी या समाजवादी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपना आर्थिक विकास करने वाले राष्ट्र, उनमें अभी वर्तमान में तो उत्तर कोरिया हो गया, तानाशाही कहते हो, लेकिन वहाँ पर जो भी अगर तानाशाही भी है तो वो सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ सेंटर के माध्यम से नियोजित या निर्धारित किया जाता। ठीक है, अब बाकी आप बच गए, वो कौन है, भारत हो गया। ठीक है, और भी अन्य राष्ट्र हो गए, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, या इस तरह के जो राष्ट्र हैं। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे सर, तो पाकिस्तान की दिक्कत क्या है कि वो इकोनॉमिक तौर पर फैल राष्ट्र मानते हैं उसको, उसकी अर्थव्यवस्था क्या कर चुकी है, गिर चुकी है, फैल हो चुका है वो आर्थिक स्तर, तो इसलिए उसकी गिनती नहीं करेंगे, हमारे को हमारे से मतलब है। तो इस तरह की कैटेगरी किसने दी है, यूएनओ के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपने आधार पर इस तरह की कैटेगरी की है जिसमें 3 प्रकार के राष्ट्र निर्धारित किए गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जो विश्व बैंक है, जो विश्व, एक बार इसको देख ले, मैं मिटाने में जल्दी कर दिया, आप देखिए इनको समझ लिया होगा आपने। जो विश्व बैंक है उन विश्व बैंक के ने भी अपनी कैटेगरी बना रखी है, जिस कैटेगरी में
ये इनकी समस्याओं में भी आएगा, ठीक है ना, वो देखें आप अभी। वर्ल्ड बैंक क्या कैटेगरी रखता है वो देखें। वर्ल्ड बैंक कहता है गंभीर ऋणग्रस्त देश, गंभीर ऋणग्रस्त राष्ट्र, या ठीक है। अब यहाँ राष्ट्र कह देंगे तो परमानेंट नहीं, क्योंकि लोन आप चुका देंगे तो आपकी कैटेगरी बदल जाएगी, और नहीं चुका पाएंगे तो जो है उससे भी नीचे हो जाएंगे, तो ये कैटेगरी क्या है, बदलती रहती है। दूसरी है साधारण ऋणग्रस्त राष्ट्र, साधारण ऋणग्रस्त राष्ट्रों की क्या है, एक श्रेणी, ठीक है। फिर है अल्प ऋणग्रस्त राष्ट्र। अब इसका मतलब हो गया 200% अगर आपके पास आपकी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा लोन ले रखा है टोटल, इसमें लगभग 100% से ज़्यादा, जीडीपी, जीएनपी, इन सबको मिलाकर ये आर्थिक टर्म्स है, उनके आधार पर डिसाइड किया, और 100% से कम, ठीक है, एक नई कैटेगरी ये रख देते हैं। आप ये न समझिए कि आज अमेरिका पर भी लोन नहीं है, अमेरिका पर भी लोन है, भारत पर भी लोन है, विश्व के लगभग हर बड़े देश पर भी लोन है। ऐसा नहीं है कि वो लोन या ऋण से छूटे हुए हैं, लेकिन उनके ऋण की कैपेसिटी लेने की और चुकाने की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड कर रही है कि वो तीसरी दुनिया में आ रहे हैं। यहाँ की तीसरी कैटेगरी सही है, ये ध्यान रखें आप, उल्टे नहीं चले जाएं। ये बेस्ट कैटेगरी है, अल्प ऋणग्रस्त राष्ट्र, उससे ठीक ये है। और तीसरी कैटेगरी ये है जहाँ पर सर्वाधिक ऋण लिया गया उस राष्ट्र के द्वारा, या वो पूरी तरह से उस ऋण पर ही डिपेंड करते हैं जो उन्हें WHO के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। यानी वे अपने संसाधनों या अपने आर्थिक संसाधनों की अपेक्षा विश्व बैंक के माध्यम से अपने व्यय का निर्धारण करते हैं या व्यय को चुकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया है। अफ्रीकी देश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हम फिर वो, क्योंकि अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ गरीब राष्ट्र है, एक तो रेगिस्तानी राष्ट्र है, दूसरा वहाँ पर अकाल इतना आता है, बारिश की समस्याएँ, कृषि का उत्पादन बारिश पर निर्भर करता है, तो बारिश की असमानता या कमी जो है उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऋण की प्रॉब्लम आती है। या जो राष्ट्र है वहाँ पर वे राष्ट्र की राजनीतिक जो नेतृत्व क्षमता है वह भी कमज़ोर होती है, या राजनीतिक जो क्षमताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है। आप देखिए कि कोरिया, हम अगर एशिया की बात करते हैं, एशिया में प्राकृतिक संसाधन इतने ज़्यादा हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन तेल अगर देखें दक्षिण पश्चिमी एशिया में देखें तो वहाँ पर तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी अन्य प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो तो वो तेल बेचकर भी अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इस तरह का कोई संसाधन नहीं है। हालांकि सोना को और हीरे वगैरह निकलते हैं, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं होते हैं कि पूरे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को इफेक्ट कर पाए जितना कि अन्य संसाधन अन्य महाद्वीपों में है। उस प्रकार की कैटेगरी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। अगर संसाधन है तो फिर राजनीतिक नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है, जिस कारण इनकी जो ये ऋण लेने की जो आदत है या जिन ऋण लेने की जो समस्या है वह विकराल समस्या का रूप धारण करती जा रही है। तो मैंने आपको हर तरह की कैटेगरी बताने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तीसरी दुनिया की कैटेगरी अगर हम वर्तमान में बात करें तो वो राष्ट्र कहलाएंगे जिन राष्ट्रों के माध्यम से आज हम विश्व को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। और विश्व को संतुलित करने का काम किससे कर रहे हैं? आर्थिक हितों पर भी कर रहे हैं और राजनीतिक हितों पर भी कर रहे हैं। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो युद्ध का समय था, तनाव का समय था, शीत युद्ध का समय था, उस समय को छोड़कर आज वैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। आज आपकी कैटेगरी किस में आ गई है? या तो आप विकसित होंगे, ठीक है, या फिर विकासशील होंगे, या वो जो चौथी हम बात करें वो अल्प विकसित होंगे। और अल्प विकसित को हम क्या कह रहे हैं? पिछड़े राष्ट्र या चौथी दुनिया।
अब यहाँ पर विकसित में दो कैटेगरियाँ पढ़ने का रखी है, पूंजीवाद वाली और वैसे वाले राष्ट्र, यानी जो जिन्होंने अलग विचारधारा के आधार पर आर्थिक विकास प्राप्त किया है। क्योंकि ये जो राष्ट्र हैं इनमें से ज़्यादातर इन दोनों विचारधाराओं में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए तो शीत युद्ध के दौरान वह किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित नहीं हुए। उनकी अपनी एक विचारधारा है और इस विचारधारा के आधार पर ये जो विकासशील राष्ट्र की जो श्रेणी बनी है अभी, इस विकासशील राष्ट्र की श्रेणी को ही हमें मजबूती से पकड़े रखना है। क्योंकि आपको पता है कि बहुसंख्य राष्ट्र कौन सी श्रेणी में आते हैं, ज़्यादातर राष्ट्र इसी श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विकासशील श्रेणी में ही आ रहे हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ये श्रेणी बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में इस श्रेणी के जो लोग हैं वही तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनकी जो विशेषताएं हैं, जो इन समय कॉमन चीज़ आएगी या जिनको इनके आधार पर आपको देखना होगा। एक बार आप देख लें। तो अभी विकासशील और विकसित की बात कर रहे हैं हम। पहले डिपेंडेंट की बात कर रहे थे, सैनिक रूप से डिपेंडेंट और असैनिक रूप से डिपेंडेंट राष्ट्र। ठीक है, आज हम आर्थिक रूप से निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज हम जो बात कर रहे हैं, आज जो निर्भरता है वो कैसी हो रही है, आर्थिक हितों को लेकर आज हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। पहले हम सैनिक आधार पर डिपेंडेंट थे, इस तरह की बातें करें। विकासशील कह दूं या तीसरी दुनिया कह दूं आज के समय में, ठीक है। इसमें पहली बात तो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ये मैं आपको बताइए, मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरह की जो छोटे हैं या जिनकी कैपेसिटी पढ़ने की अच्छी है, उसके अलावा जो छात्र बच्चे जाते हैं, हर क्लास में भी हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है। कुछ 80+ वाली कैटेगरी है, कुछ 60 से 80 के बीच में रहते हैं, कुछ 50 से नीचे वाली कैटेगरी है। इस तरह की कैटेगरी है, तो यहाँ भी ऐसी कैटेगरी है। क्योंकि सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की विशेषताएं बताइए, तो हमको सीधी ये ध्यान रखना है कि हम छोटे रूप में हमको एक बार याद कर लें, एक साथ रख लें। और मैंने पहले भी बता रखा है कि दो तरह से याद कर सकते हैं, या तो सबसे टफ चीज़ को आप सबसे पहले पकड़िए, जिससे बाकी की जो बाद वाली चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, या फिर कितना भी कठिन पार्ट हो उसको टुकड़ों में बांट लीजिए। तो टुकड़ों में बांटने के बाद थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो स्थायी भी ज़्यादा होगा, और अगर आपने टफ चीज़ को पहले कर लिया है तो वो भी आपके माइंड में रह जाएगी। दोनों में से एक तरीका अपना कर साथ चलें। आगे चलें आप। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, दूसरी है विशेषता, इन सभी की कॉमन निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरी है विलासितापूर्ण खर्च। विलासितापूर्ण खर्च। चौथी देखिए सैन्य खर्च की अधिकता। ठीक है। पांचवा है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व। छठी देखिए राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता। ये मेन विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये कॉमन पाई जाएगी। तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो भी हैं उन सब में कॉमन पाई जाएगी। आगे एक और आती है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बाद देखें आप, अब आपको पता है कि सबसे बड़ी बात किसकी आ जाती है हमारे यहाँ,
सबसे बड़ी बात जो हमको कमज़ोर करने वाली है वो क्या आ जाती है, वो आती है ये, भ्रष्टाचार। नवी विकसित राष्ट्रों का पर निर्भरता या नियंत्रण, एक ही बात है। विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता, और दूसरे शब्दों में कह दें तो उनका नियंत्रण, वो नियंत्रित करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और देखें अगर तो आप देखेंगे कि आपसी विविध, आपस में जो क्या कहते हैं उसको, खींचतान वाली जो बात रह जाती है, वह भी इन राष्ट्रों की सबसे बड़ी विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कॉमन है, सब में टांग खींचने का काम करते हैं। या सदस्य राष्ट्रों में आपसी असहयोग। ठीक है, तो आप इनको देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विकासशील राष्ट्रों की कह लें या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की व्यवस्था या विशेषता बताइए। ठीक है, और ये विशेषता इसलिए है कि ये सीधे सीधे कारण पूछे गए, तो आपको भी कारण याद करने की कोशिश करनी है सीधी सी। ठीक है, अब जब हम इनकी बात करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ये कॉमन है पूरी दुनिया भर के, जिन जिन हम, अगर मैंने बात की थी अभी कौन कौन से महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ के राष्ट्रों की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको यही सिस्टम मिलेगा कि ये जो राष्ट्र हैं या इन महाद्वीपों के राष्ट्र हैं, ज़्यादातर राष्ट्रों में ये सारी दिक्कतें या ये सारी चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। कॉमन मिलेंगी। कहीं पर तानाशाही चल रही है तो वो शासक क्या कर रहा है, अनाप शनाप खर्च कर रहा है। गद्दाफी का नाम सुना है आपने, सद्दाम हुसैन का नाम सुना है आपने। ठीक है, ये अपने विलासिता के पूर्ण खर्चों के लिए फेमस थे। अफ्रीका में भी अभी कई ऐसे परिवार, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे पाए जाते हैं जिनकी 20-25 से भी ज़्यादा बीवी हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, फिर भी मतलब और गाड़ियाँ अनाप शनाप, और देश बर्बाद हो गए। कीनिया, जिम्बाब्वे, सूडान, सीरिया, और सीरिया नहीं, सूडान। ठीक है, ये राष्ट्र जो हैं इनकी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है। सोमालिया टोटल लूट पर आधारित रहती है इनकी, इस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था लूटने पर, जहाज़ों को लूटते हैं, किडनैपिंग पर, इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं कॉमन। अब वो क्यों हो रही हैं, या तो वहाँ भ्रष्टाचार है, या वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर वो जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे रह रहा है। तो इस तरह की जो कॉमन विशेषता निकाल कर लाए हैं हम, इन विशेषताओं के आधार पर हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा राष्ट्र विकासशील है या विकसित है, या पहली श्रेणी में आएगा, या दूसरी में आएगा, या तीसरी श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब भारत को देख सकते हैं आप, भारत में ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये भी है, यहाँ भी पाया जाता है। सहयोग हमारा यहाँ चल ही रहा है, किससे, पाकिस्तान हो, चीन हो, या कोई भी अन्य बड़ा राष्ट्र हो। चीन भी आज हम उसको विकसित राष्ट्र नहीं मान सकते हैं, चाइना विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है, हालांकि वो आर्थिक स्तर पर बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, पावरफुल है, सब कुछ है, सैनिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम, जापान आता है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, लेकिन वहाँ ऐसी समस्याएं नहीं आती, वहाँ तो कृषि होती ही नहीं, ऐसा कहते हैं, कृषि पर वो दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये देखें हम, इस तरह से हमारा जो बिंदु है वह हम इनकी एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और एक एक चर्चा करने के बाद आपको ध्यान आएगा कि किस तरह से हम आज अपना काम करने के लिए तैयार हैं। और आज ये व्यवस्थाएं आज हैं, उस समय जो तीसरी दुनिया का जब शब्द बना था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1952 में आया था, अल्फ्रेड सोबी ने दिया ये। ठीक है, तो उस समय जो बात थी, उस समय के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी कोई विशेषता नहीं आ रही है कि ये उस ग्रुप में शामिल है या ये उस ग्रुप में शामिल नहीं है, या ये शोषित है, या ये नवोदित राष्ट्र है। आज इन्हें स्वतंत्र हुए भी 50-60 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग कॉमन राष्ट्र हैं। ठीक है,
तो आज वो स्थिति नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय थी, या वो वर्गीकरण आज आप नहीं कर सकते ग्रुप को लेकर, किस ग्रुप में शामिल है, किस विचारधारा में शामिल है, किस सैनिक ग्रुप से सहायता ले रहा है, इस तरह का वर्गीकरण आप नहीं कर सकते हैं। भारत तो कभी भी किसी ग्रुप पर निर्भर नहीं रहा, सैनिक सहायता के लिए कह दें या आर्थिक सहायता के लिए, तो शुरू से यही व्यवस्थाएं नहीं है। बस आज ये सारी चीज़ें कॉमन पाई जा रही हैं, किन में, इन राष्ट्रों में, और इनका अध्ययन करेंगे एक एक करके। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ आउटलाइन एक तरह से देखी है। अब अगर हम चाहें तो इनकी समस्याएं भी एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। या संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह से इनको देखता है। अमेरिका का प्रश्न आता है कि अमेरिका क्या देखता है इनको। क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, विशेषताएं बताइए, छोटे प्रश्नों में आ जाता है, ठीक है। तो उनको देखें तो पहले इनको एक बार याद कर लें छोटे रूप में, फिर आप बड़े रूप में उनको हम डिस्कस करेंगे। अब अमेरिका ही क्यों लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो अमेरिका था, इसलिए उस समय तो अमेरिकी दृष्टिकोण नहीं पूछा गया। उसके बाद भी था शीत युद्ध के समय, लेकिन 1991 के बाद जब साम्यवाद का विघटन हो गया, तब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक स्तर पर, या संपूर्ण विश्व को जो प्रभावित करा वो राष्ट्र कौन सा बच रहा है, अमेरिका। तो अमेरिका ही इन राष्ट्रों के सपोर्ट में अगर कोई नीति बनती है तो उसका विरोध करने में सबसे पहले दौड़ कर जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका भारत को जो छूट मिल रही है, या ब्रिटेन जो सहूलियतें दे रहा है, वहाँ ब्रिटेन में भी विरोध हो रहा था। वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका भारत को जो कृषि पर आधारित छूटें मिल रही हैं उनका विरोध करने पहुँच जाता। तो अमेरिका सोचता है कि ये जो राष्ट्र हैं वो साम्यवाद का विरोध करें, उसकी ये सोच है। तीसरे राष्ट्रों के प्रति साम्यवाद के परिरोध की नीति, परिरोधन की नीति, ठीक है। यानी अमेरिका क्या सोचता है कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को साम्यवाद का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। दूसरा कह रहा है सैनिक गठबंधन की नीति, वही साम्यवाद का विरोध करने के लिए वह उनको अपने सैनिक गुटों में शामिल करना चाहता है। सैन्य बाजार के रूप में देखता है। परमाणु परिरोध की नीति, यानी परमाणु जो शक्ति है वह तीसरी दुनिया के राष्ट्रों तक नहीं पहुंचे। आगे एक और कह रहा है कि ये जो विश्व डिवाइडेड हो रहा है, उस डिवाइडेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ साम्राज्यवाद की, साम्राज्य इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, साम्राज्यवाद की। कैसा साम्राज्यवाद अगर मैं कह दूं, आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति, यानी अमेरिका इनको सिर्फ यूज एंड थ्रो राष्ट्रों के रूप में देखना चाहता है। और यूज एंड थ्रो के मामले में वो क्या कह रहा है कि यूज एंड थ्रो करना चाहता है किस, अभी तक तो किसके खिलाफ, साम्यवाद के खिलाफ। और साम्यवाद के जब नष्ट हो गया तो उसके बाद उसकी जो बात है उसके लिए, साम्यवाद के नष्ट होने के बाद ये इन राष्ट्रों से आर्थिक फ़ायदा लेना चाहता है, ये ठीक है। और ये अब देखिए आर्थिक सहायता की नीति का पालन करना है। अब आर्थिक सहायता के बदले में कुछ लेगा या नहीं लेगा की नीति। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो काम है वो है
उच्च तकनीक के हस्तांतरण, ये बेनिफिट बता रहा हूँ। जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं उनको क्या बेनिफिट है? उच्च तकनीक के हस्तांतरण की नीति। यानी जितनी भी उच्च तकनीक है उसका हस्तांतरण करेगा तो फिर वहीं उसके बदले में क्या लेगा? वो कुछ ना कुछ चीज वहां प्राप्त करेगा। सैनिक बाजार तो है ही, सैनिक अड्डे बनाता है, फिर वो सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। और लास्ट लिख लें आप, हस्तक्षेप की नीति। ये अमेरिका की नीति है तीसरे विश्व के जो राष्ट्र हैं उनके प्रति। और भी हो सकती है, जब आप अमेरिका के व्यक्तित्व को देखेंगे, अमेरिका के साथ उसकी तुलना करना प्रारंभ करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो अमेरिका है, ये अब आप जानते ही हैं, ये या आपको पहले बताया जा चुका है कि अमेरिका कैसा राष्ट्र है। तो पूंजीवादी राष्ट्र या कोई भी पूंजीपति व्यक्ति जो होता है, वह 1 रुपया भी अगर आपको देगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की उसकी मंशा या आकांक्षा या इच्छा रहेगी। तो ऐसे समय में ये पूंजीपति राष्ट्र इन राष्ट्रों की जो संख्या में भी बहुत ज़्यादा हैं, तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक स्तर पर भी पिछड़े हुए हैं, या राजनीतिक एकता नहीं है, संसाधनों की प्रचुरता है वहाँ, तो ऐसे राष्ट्रों के प्रति वह किस प्रकार से अपने उस 1 रुपये को 10 रुपये बनाकर वापस ले सकता है, ये नीति अमेरिका बना रहा है और उसका पालन कर रहा है। उसके अंतर्गत वह इन राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है, उनके मध्य विवाद खड़े करवाता है, और उन विवादों में किसी एक पक्ष का सहयोग लेने के बाद वह अन्य एक पक्ष का सहयोग साथ देता है, और उसके बदले में वह उससे मनचाही चीज़ क्या करता है? प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये अमेरिका का दृष्टिकोण है, या अमेरिका की नीति किसके प्रति? तीसरी दुनिया के प्रति, थर्ड वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं उनके प्रति। ठीक है, आप देख सकते हैं लाभकारी नीति है, अलाभकारी नीति है। बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है उसको, आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक स्तर पर। इसी का परिणाम रहा था कि साम्यवाद को उसने पीछे छोड़ने में जल्दी ही सफलता प्राप्त कर ली, उसको आर्थिक रूप से तोड़ दिया, राजनीतिक रूप से तोड़ दिया, और सैनिक दृष्टिकोण से भी उसको कमज़ोर कर दिया। तो अंत में जाकर साम्यवादी जो गुट था उसका विघटन हुआ, और उसके राष्ट्र या तो पूंजीपति वर्ग में शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए, या फिर वहाँ पर लोकतंत्र, गणतंत्र की स्थापना हुई, और उन्होंने साम्यवाद को पूरी तरह से क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब उस समय तक तो शुरू में तो यही थी, जब शीत युद्ध चल रहा है तो ये 2 नीतियाँ थी मुख्यतः, तीसरे राष्ट्रों के प्रति उसका नज़रिया ये था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया? ये सब उसके बाद के परिवर्तन है। आज वह सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है हथियारों का, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। वह नहीं चाहता कि परमाणु तकनीक के आधार पर कोई उसे ब्लैकमेल कर दे, तो परमाणु तकनीक को, हस्तांतरण को रोकने का प्रयास करता है। आर्थिक रूप से वह बड़े बड़े संस्थानों पर अपना नियंत्रण रखता है, और इस नियंत्रण के फलस्वरूप वह वहाँ पूंजी निवेश को नियंत्रित, या पूंजी का प्रतिफल जो जाना जाता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। डॉलर की कीमतें बहुत ज़्यादा है। आर्थिक सहायता की थी तो बदले में ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ था। ये आर्थिक सहायता उस समय तो क्यों की गई थी? ताकि वह राष्ट्र साम्यवाद के प्रभाव में नहीं आए। ठीक है, तो ये 2-3 कारण तो साम्यवादी व्यवस्था या शीत युद्ध के समय अमेरिका के समर्थन के कारण लागू हुए थे। ये बाद की जो नीतियां हैं आज भी कारगर हैं, और आज इनका उद्देश्य अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। आगे वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे कि तो आपके विषय और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है।